प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर नगरीय समाजशास्त्र के संबंध में फर्स्ट यूनिट में सिटी एंड इट्स टाइप्स का टॉपिक हमारा जारी है। इसमें पहले वीडियो में नगर की परिभाषा, विशेषता, नगर और कस्बे में अंतर, ये हम देख चुके हैं। उसका पार्ट 2 देखते हैं आज। महानगर, मेट्रोपोलिस। नगर के विस्तृत, अधिक विकसित और अधिक उन्नत तथा आर्थिक रूप से प्रगतिशील रूप को हम महानगर के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से ऐसा मान सकते हैं कि मेट्रोपोलिस शब्द का उपयोग सबसे पहले ग्रीक साहित्य में होना आरंभ हुआ था और नगरीय सभ्यता के विकास में महानगर को केवल जनसंख्या के आकार के आधार पर ही परिभाषित नहीं किया जा सकता, वरन इसके अन्य आधार भी होते हैं। सन 1800 तक अमेरिका, पश्चिमी देशों और भारत में किसी भी ऐसे नगर का उल्लेख नहीं मिलता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो। उस समय यानी सन 1800 तक विश्व में केवल लंदन ही ऐसा नगर था जिसकी जनसंख्या 9.5 लाख थी, यानी 10 लाख की जनसंख्या लंदन की भी नहीं थी। और सन 1800 में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के हिसाब से लंदन था, जिसकी जनसंख्या 9.5 लाख थी। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ ईसा से पहले के बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानियाँ ऐसे महानगरों के रूप में थी जिन्हें व्यापार, राजनीति तथा सैनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय हस्तिनापुर, जो वर्तमान दिल्ली है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन, कन्नौज राजधानियों के रूप में इतने विश्वविख्यात नगर थे, महत्वपूर्ण नगर थे कि उन्हें विभिन्न विशेषताओं के आधार पर महानगर की श्रेणी में रखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम सामने आने लगे थे, तो औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा से तेजी से वृद्धि होने के कारण उन नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी जो उत्पादन और वाणिज्य के केंद्र थे। धीरे धीरे सन 1900 तक लंदन के अलावा पेरिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, बर्लिन, मॉस्को, फिलाडेल्फिया, सेंट पीटर्सबर्ग, टोक्यो, मुंबई, कोलकाता, जो उस समय के कलकत्ता और बॉम्बे के नाम से जाने जाते हैं, विश्व के ऐसे प्रमुख नगर बन गए जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से 30 लाख के बीच पहुंच गई। यानी 1800 में केवल एक नगर था 10 लाख के करीब, लंदन, और 100 साल बाद 1900 तक ये जो नगर हमने उपरोक्त गिनाए हैं, इन सब की जनसंख्या 10 लाख से 30 लाख के बीच में पहुंच गई। सन 1930 तक विश्व के विभिन्न देशों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 127 पहुंच गई, जिन्हें महानगर के नाम से संबोधित किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपोलिस, महानगर की अवधारणा क्या है? महानगर को शब्दों में अगर बांधे, परिभाषा दें तो क्या हो सकती है? वर्तमान युग में महानगर के साथ साथ विराट नगर, वैश्विक नगर जैसी अवधारणाएं भी विकसित हुई हैं, और ये अवधारणाएं विकसित होने के कारण विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार से संबोधित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो महानगर की अवधारणा और ज़्यादा भ्रमपूर्ण हो गई है, इसमें और ज़्यादा भ्रम पैदा हो गया है कि विभिन्न विद्वान अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। बर्गेल ने किसी नगर के केंद्रीय महत्व के आधार पर महानगर की अवधारणा दी है। उनके अनुसार महानगर शब्द का प्रयोग एक ऐसे बड़े क्षेत्र में स्थित केंद्रीय नगर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो
आकार में बड़ा होने के साथ साथ ही अनेकों नगरीय बस्तियों से घिरा हुआ होता है। इनके बीच में जो उसका मूल नगर जो बीच में होता है, उसके चारों तरफ समय के साथ साथ जो है अनेक बस्तियां, अनेक उपनगर जुड़ते जाते हैं और आकार में बड़ा होता जाता है। तो बर्गेल ने बताया। मैकेंजी ने अपनी पुस्तक द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी में लिखा कि महानगर वह क्षेत्र है जो उत्पादन, संचार, परिवहन, वित्त व्यवस्था और व्यावसायिक सेवाओं का केंद्र होता है तथा समीपवर्ती नगरों के लिए आकर्षक होने के कारण एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसमें हाईलाइट क्या किया मैकेंजी ने? प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए और एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है, वो धीरे धीरे महानगर होता है। भारत में महानगर और उनकी विशेषताएं प्राय करके ऐसे टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, भाई महानगर की अवधारणाएं, महानगर की अवधारणा क्या है, परिभाषित करें, और भारत में महानगर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो हमें भारत के संदर्भ में देखना है महानगर को। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि होने के कारण महानगरों की संख्या में भी तीव्रता से वृद्धि हो रही है। सन 1951 की जनगणना में केवल मुंबई, कोलकाता, मद्रास जो आधुनिक चेन्नई है, दिल्ली और बंगलुरु की ही जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा थी। यानी भारतवर्ष में 1951 की जनगणना में केवल 5 नगर थे जो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या के थे। 1971 की जनगणना में यानी 20 साल बाद ऐसे नगरों की जो संख्या है वो 11 हो गई। 11 ऐसे महानगर थे, 6 और जुड़ गए। और 1971 से 2011 के बीच 40 वर्षों के अंतराल में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या भारत में 46 हो गई, 46। यानी 2011 की सेंसस में 46 ऐसे महानगर हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज़्यादा है। महानगरों की जनसंख्यात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना के आधार पर इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पॉइंट्स में देखते हैं। नंबर 1, जनसंख्या का आकार और घनत्व। भारत में 4000 से 11000 के बीच जनसंख्या का जहाँ घनत्व होता है उसको महानगर बोलते हैं। लेकिन यूरोप में प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2000 का ही घनत्व है, उसको आप महानगर बोल सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी जो यूरोप है उसके अंदर खुला इलाका है, जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल काफ़ी बड़े हैं। तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होने के बाद भी जैसे उनको आप उस क्राइटेरिया में रखते हैं, और भारतवर्ष में ये जो क्राइटेरिया है वो 4000 से 11000 के बीच में। अनेक नगरों के बीच केंद्र स्थिति, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वाराणसी एक महानगर है भारत में, लेकिन अपने चारों तरफ मिर्ज़ापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर आदि से घिरा हुआ है। अनेक उपनगर विकसित हो जाते हैं। तो महानगर में बौद्धिक वृद्धि दर कहीं अधिक और कहीं तेज देखने को मिलती है ना। तो अनेक नगरों के बीच में उसकी केंद्र स्थिति होती है, जैसा बर्गेल ने अपनी परिभाषा में दिया था। परिवहन एवं संचार की उन्नत व्यवस्था। स्वाभाविक है, जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा, महानगर बड़े नगर में कन्वर्ट होता जाएगा, उसके अंदर यातायात और संचार के साधनों की उन्नत व्यवस्था होती जाएगी। देखने में आता है कि गांव में आता है तो संचार साधन नहीं होते इतने विकसित, कस्बे में और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, शहर में और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, तो महानगर में और भी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की है, जैसे उपनगरीय सेवाएं हैं, बसों की वो चलती हैं, है ना। अंदर सिटी बसें चलती हैं, जैसे दिल्ली में DTC बसें चलती हैं, आपके यहाँ मेट्रो रेल चलती हैं बड़े शहरों में। आपके मुंबई के अंदर तो आप उसको लोकल जो ट्रेन की सेवा 24 घंटे चलती है। ये बहुउद्देशीय उद्योग, व्यापार और
व्यवसाय, मल्टीपर्पज इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशंस, किसी भी विशेष उद्योग का केंद्रीकरण न होकर के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित अनेकों प्रकार के उद्योग धंधे, और इस प्रकार से इन उद्योग धंधों में उत्पादन किया जाता है जिससे कि समीपवर्ती नगरों की मांग को पूरा किया जा सके। मल्टीपर्पज, कोई ये नहीं कि विशेष उद्योग है उनका ही केंद्रीकरण होता है। महानगरों में सभी प्रकार के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन आदि कार्य चलते रहते हैं। अनेकों प्रकार की ट्रेड यूनियन होती हैं, अनेकों प्रकार की लेबर यूनियंस होते हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र, महानगर का आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होता है, और अनेकों प्रकार के व्यापार और वाणिज्य के जो विकास को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की जो आइडियोलॉजी है वो प्रभावित करती है। यानी जो दल जिस राज्य में सत्ता में होता है उस दल की जो विचारधारा है, वैचार की, वो येन केन प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक जगत को भी प्रभावित करती है, नीतियों को प्रभावित करती है, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। तो उस राजनीतिक संरक्षण में ही, जो सत्तारूढ़ दल है उसके राजनीतिक संरक्षण में ही ये चीज़ें, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र पनपते हैं, विकसित होते हैं। उप क्षेत्रों में विभाजन, महानगरों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होने और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ नगरीय क्षेत्र का विस्तार होते रहने के कारण एक ही नगर अनेक उप क्षेत्रों में भी विभाजित हो जाता है। इस विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यातायात के साधनों का विकास करना आवश्यक होता है। उप क्षेत्रों में विभाजन। पारिस्थितिकीय विशेषीकरण हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। हैरिस और आलमेन ने पुस्तक लिखी नेचर ऑफ सिटीज, नगरों की प्रकृति। नेचर ऑफ सिटीज में ये दोनों विद्वान कहते हैं कि महानगरों की प्रकृति को पारिस्थितिकीय विशेषीकरण के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। उनके अनुसार महानगरों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में विशेष योग्यता और विशेष दक्षता विकसित करके आजीविका के साधन प्राप्त करता है और उसी हिसाब से अपना जो है भरण पोषण करता है, गृहस्थी चलाता है। तो जो इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन है वो महानगरों का एक लक्षण है। एक लोगों के अंदर विशेष दक्षता और विशेष योग्यता, कुशलता जो है धीरे धीरे समय के साथ साथ विकसित होती जाती है और वही उनका आजीविका का साधन बनता है। श्रम शक्ति की व्यापकता, हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, मजदूरों के, व्यापारियों के, श्रमिकों के और दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं, रेडी वाले हैं, उनका भी, यानी कि छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों का सबका अपना अपना संगठन होता है। और कोई ऐसा दिन शायद व्यतीत होता हो जिस दिन किसी भी महानगर में कोई न कोई आंदोलन का या कोई न कोई प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का कोई रूप सामने न आता हो। किसी न किसी रूप में या कोई न कोई अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, आंदोलन करना और प्रोटेस्ट करना सरकार के खिलाफ या अपने मिल मालिक के खिलाफ, कारखाने के मालिक के खिलाफ, जहाँ पर आप रोजगार करते हैं, तो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, ये सभी चीज़ें देखने को प्रतिदिन मिलती है किसी न किसी महानगर में। ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो श्रम शक्ति की व्यापकता, ये प्राय करके ऐसा होता है कि अपनी मांगों के समर्थन में वो लोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो मांगे सारी की सारी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। सामाजिक एवं स्थानीय गतिशीलता, लोग अर्जित परिस्थिति को ज़्यादा महत्व देते हैं शहरों में। तो गांव और कस्बों के मुकाबले महानगरों में सामाजिक और स्थानीय गतिशीलता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो समाज अत्यधिक गतिशील होता है। नगर नियोजन तथा विकास, प्रत्येक महानगर में विकास प्राधिकरण नगर निगम की सहायता से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में ऐसे प्राधिकरणों का विशेष योगदान होता है।
प्रत्येक नगर में विकास प्राधिकरण होते हैं, जैसे जयपुर में JDA, जयपुर डेवलपमेंट एजेंसी, दिल्ली के अंदर DDA, दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जो प्राधिकरण हैं, जो अपने अपने शहर में, महानगर में नगरीय निकाय से के साथ मिल कर के और प्लानिंग बनाते हैं, विकास का खाका खींचते हैं कि शहर में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो इन प्राधिकरणों के बिना जो है और नगर नियोजन के बिना महानगरीय जीवन को जो व्यवस्थित बनाए रखना बहुत कठिन होता है। तो इन एजेंसीज की भी बड़ी इसके अंदर महत्ता होती है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में।